फुले सर्वप्रथमे धन्यवाद देवाई चाहिए केएमटी को जी मत सुजोग देती किसी कहवाई मो भाषणटा हिंदी में रखा चाहूँगी। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? तो मैं आज जो भी बोलने जा रहा हूँ ये बेसिकली स्टूडेंट्स फ्रेंड के लिए है, और जो यहाँ पे जितने भी अम्बेडकरवादी मानसिकता के तमाम लोग बैठे हुए हैं, ये उन्हें ये लग सकता है कि मैं जो बोलने जा रहा हूँ आज इस मंच से ये रिपीटिटिव हो, या ये भी हो सकता है कि वो ये बात बहुत अच्छी तरीके से पहले से ही जानते हैं। लेकिन ये सब चीज़ों के ऊपर उठ के आज इस भाषण में मैं खास करके जितने भी तमाम युवा यहाँ पे मौजूद हैं उनके लिए कुछ कहना चाहूँगा, उनके लिए कुछ कहने के लिए पसंद करूँगा। दोस्तों, जितने भी आप यहाँ पे लोग मौजूद हो, मुझे लगता है कि आप सब अपने आप में एक हीरो हो। और जितने भी केएमटी के मेंबर्स और बाकी जितने भी तमाम युवा आज इस मंच से या इस प्रोग्राम में हिस्सेदारी ले रहे हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों का वो लोग हीरो है। हम तमाम जितने भी यहाँ पे दलित आदिवासी, तारीफ कम मानना, ज्यादा सुनना मेरी बात को, मैं जयपुर से आया हूँ बहुत दूर से, वो भी ड्राइव करते हुए। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे आज मौजूद है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक संघर्ष का इतिहास है। मेरे पहले कुछ वक्ताओं ने, खास करके विपक्ष सर ने, बहुत अच्छे तरीके से आप सभी को अम्बेडकरवादी जो चिंताधारा है उसके ऊपर उन्होंने पुष्टि किया, उसके ऊपर उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ आपको समझाने का प्रयास किया। तो मुझे लगता है कि जो मेरी जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं उस टॉपिक को छूते हुए आज का जो संदर्भ रखा गया इस मीटिंग का, एजुकेशन, यूथ एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड अम्बेडकर पर्सपेक्टिव, उसके ऊपर मैं ज्यादा कुछ ना घुमाते फिराते हुए इस बात पे अपना कुछ बात रखना पसंद करूंगा। दोस्तों, आप जितने भी युवा यहाँ पे आए हो, मुझे ऐसा लगता है कि आप उड़ीसा के बहुत सारे हिस्से से, बहुत सारे अंचल से यहाँ पे आज यहाँ पे मौजूद हुए हो, और ये बात भी सच है कि आप लोग बहुत परेशानी के साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हो। तो मुझे लगता है कि हम जो यहाँ पे 2-3 दिन रहेंगे, जो 2-3 दिन यहाँ पे जो हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, अपना विचार को किस तरह से शार्प करेंगे, इसके ऊपर हमारा पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। मुश्किल है, असंभव नहीं है। यही बात को रखते हुए मैं आज के इस टॉपिक के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। एक्चुअली आज ये जो प्रोग्राम हो रहा है वो इस संदर्भ में हो रहा है जब पूरा भारत जो है डिफरेंट कानून में जो तब्दीलियां हो रही है, उसके चलते पूरा भारत जल रहा है। और ये कानून क्या है, आपको अच्छी तरीके से पता है। पूरे भारतवर्ष में आज बहुत सारे इलाके में कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक क्रांति हो रही है। एक क्रांति पूरे भारत में दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये उड़ीसा को अभी तक छूने की प्रयास नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप पूरे भारत की अगर बात लें तो आज सीएए आ चुका है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आ चुकी है, उसके साथ साथ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, डिटेंशन कैंप, ये तो जो तमाम बातें जो चल रही है हमारे बीच, इसको भी जानने की जरूरत है। इस मीटिंग का महज ये नहीं होना चाहिए कि हम इस मीटिंग के बाहर जाएं और ये सब चीजों के बारे में ना जाने। दोस्तों, खास करके जो अम्बेडकरवादी चिंताधारा है, उसमें जो चल रहे जिस प्रकार का भी डेवलपमेंट्स है, आज कहीं ना कहीं उसका सबसे ज्यादा उपयोग जो है भारत में जो चल रही राजनीतिक, अर्थनैतिक बोल सकते हैं, या सामाजिक परिवर्तन चल रहा है, उसको समझने की जरूरत है। आज ये कहा जा रहा है कि पूरे भारत में कहीं ना कहीं जो प्रतिक्रांति है, जो काउंटर रिवॉल्यूशन है, वो पीक पे है।
ये आप सभी को मुझे लगता है कि पहले सेशन में बता दिया गया होगा कि किस प्रकार से जो दलित, आदिवासी, जो बहुजन, जो समाज की जो जनता है, जो पॉपुलेशन है, आज किस कसरत के साथ इस मुकाम पे पहुंची है। हम लोग परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में जानते हैं। उसके पहले जो क्रांति शुरू की थी तथागत बुद्ध ने, उस क्रांति को कहीं ना कहीं ये जो मनुवादी व्यवस्था है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, उसको पलटने की कोशिश की और उसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की। और ये जो संघर्ष चलता आ रहा था, उसको हमारे परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक नए प्रकार के एक जो कोडिफिकेशन हुआ इस सोसाइटी का, इस देश का, जो हमें संविधान के रूप में मिला, उसमें हम लोगों ने फिर से एक बार इस देश में एक क्रांति देखी। और ये क्रांति बहुत जरूरी है हमें समझना। और ये क्रांति क्या थी? एक्चुअली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड अंडरस्टैंड द एजुकेशन, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, जिसे जो हमें आज यहाँ पे मिली है और जिसको आज हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसका एक विश्लेषण होना चाहिए। और उसका विश्लेषण कैसा होगा कि जब भारतवर्ष में एक समय पे बुद्ध का पूरा देश बुद्धमय हो गया था, उसमें किस प्रकार से ब्राह्मणवादी जो संस्थाएं हैं, जो ब्राह्मणवादी जो सत्ताएं हैं, अपना वर्चस्व बनाया और उसको किस प्रकार से बाबा साहेब अम्बेडकर ने पलटने की कोशिश की। और जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें मिला, दिस इज नथिंग बट द रिवॉल्यूशनरी एक्ट। और ये समझने की जरूरत है, ये क्रांति का प्रतीक था संविधान। और आज कहीं ना कहीं मुझे नहीं पता है कि इस मंच से थोड़ा सा राजनीति की बात की जाए, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आज पूरा जो तमाम जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं और उनका जो प्रयास यही चल रहा है कि किस प्रकार से भारत का संविधान बचाया जाए। क्योंकि संविधान सुरक्षित है, इसलिए हम सुरक्षित हैं। अगर संविधान सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम लोग भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। एक्चुअली मेरा पढ़ना, बहुत सारे मित्रों का पढ़ना और तमाम जितने भी हमारे समाज से यहाँ पे मौजूदा लोग तमाम मौजूद है, उनका यहाँ पे आना, दिस इज नथिंग बट एन एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उस संविधान का देन है। तो कहीं ना कहीं आज संविधान खतरे में है। और बात यह है कि अब संविधान को कैसे बचाया जाए। आप लोग तमाम न्यूज में देखते होंगे, खास करके हमारा समाज न्यूज ज्यादा देखता नहीं है, ये मैं बहुत ईमानदारी के साथ कह सकता हूं। अगर आप न्यूज को पढ़ोगे तो हर एक दिन कहीं ना कहीं लोग मर रहे हैं सीएए के अगेंस्ट में प्रतिरोध करते हुए, या कॉन्स्टिट्यूशन की बचाने का जो मुहिम है उसको चलाने की प्रक्रिया में आज भी तमाम दलित, आदिवासी, बहुजन समाज के लोग इस देश में मर रहे हैं, या बोल सकते हैं कि अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम जो यूथ यहां पे बैठे हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या होना चाहिए? हाउ कैन वी सेव आवर कॉन्स्टिट्यूशन? और एक्चुअली बहुत जरूरी बात ये समझना है, क्योंकि हम लोग पिछले 2 साल से उड़ीसा में कुछ करने की प्रयास कर रहे हैं। अगर आप गौर करोगे, इस बार संविधान को बचाने का जो मुहिम है वो किसने छेड़ा था? हमारे समाज के लोग पेड़ के नीचे बैठ के संविधान की सुरक्षा कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं। एक्चुअली व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट हमारे लोगों के बीच और उनके अंदर एक कॉन्विक्शन आया है कि संविधान का बचना जरूरी है। और ये संविधान किसको जाना चाहिए? एक्चुअली संविधान सब लोग को इतना नहीं चाहिए जितना दलितों को चाहिए, आदिवासी को चाहिए, बहुजन को चाहिए, महिलाओं को चाहिए। तो ये जो शिक्षा का जो हम लोग ट्रेनिंग आपको दे रहे हैं, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि यू शुड अंडरस्टैंड योर राइट्स। क्योंकि जो हमें जो भी अधिकार मिले हैं वो संघर्ष से मिले हैं, इस बात को हमें जानने की जरूरत है। कोई भी चीज, और ये आपको जानने की और भी जरूरत है कि जो भी चीज दलित और आदिवासी के हिस्से में आया है, ओबीसी के हिस्से में आया है, महिलाओं के हिस्से में आया है, ये कोई सवर्ण इंसान हमें नहीं दिया है। ये हमारे तमाम महापुरुष तथागत बुद्ध से लेकर अंबेडकर तक, और आज भी तमाम लोग जो हमारे इस संघर्ष में हिस्सेदार हैं, उन्होंने हमारे इस राइट्स को बरकरार रखा है। तो ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें जो भी मिला है या आगे जो भी मिलने वाला है, ये महज हमारे लोगों के द्वारा ही मिल सकती है। इस प्रोजेक्ट में हम आप सबको शामिल करना चाहते हैं। क्या आप शामिल होंगे? We are actually here to equip you for the social transformation.
हम ये जो समाज परिवर्तन की जो एक प्रक्रिया है, इन सब में आपको रिक्रूटमेंट देना चाहते हैं, आप सभी को इसमें नियुक्त करना चाहते हैं। और मुझे लगता है जितने भी लोग यहाँ पे आज बैठे हैं, खास करके युवा पीढ़ी के बच्चे बच्चियां, अगर हमने ठान लिया तो परिवर्तन पॉसिबल है कि नहीं है? बात यह है कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जा रही है, एजुकेशन की बात कर रही है और युवा की बात किया जा रहा है। अब हमें यह समझने की जरूरत है कि हमें सोशल ट्रांसफॉर्मेशन क्यों चाहिए। Why at all we need social transformation? इसका मतलब यह है कि जो आज का जो सामाजिक व्यवस्था है उससे हम लोग खुश नहीं है कि नहीं? ये समझने की जरूरत है। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोजेक्ट है ये हम कभी भी नहीं लेते अगर हमारा समाज कहीं ना कहीं एक वर्चस्व बना के रखती, या इस समाज में समानता होती, इक्वालिटी होती, लिबर्टी होती, फ्रेटर्निटी होती या जस्टिस होता। अगर ये समाज में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस नहीं है तो हमें लगता है जो हम लोग निचले पायदान में जो एक बहुत बड़ी संख्या में जो मौजूदा जनसंख्या है उनको लगता है कि समाज बदलना चाहिए। ये जितने भी लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं, आई थिंक, मुझे लगता है कि यू आर नॉट हैप्पी विद द स्टेटस को। आपको जो समाज की व्यवस्था आज जो यहाँ पे है आप उसको लेकर खुश नहीं हो, है कि नहीं है? अगर आप लोग खुश होते तो यहाँ पे क्यों आते? मुझे लगता है कि आप लोग खुश नहीं हो। हमें भी लगता है कि हमें इस धरती में, इस देश में, इस जमीन पे हमें भी समानता अधिकार मिलना चाहिए, हमें भी न्याय मिलनी चाहिए, हमारा भी अधिकार होनी चाहिए। तो दोस्तों, उस प्रोजेक्ट को हम, ये जो केएमटी जो ट्रस्ट है उसको आगे लेके जा रही है, इसलिए मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जो तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं ये प्रोग्रेसिव है, ये परिवर्तन पसंद इंसान है, इसलिए हम इस प्रोग्राम में आज मौजूद हैं। दोस्तों, जब बात की जाती है एजुकेशन की तो आप किस प्रकार की शिक्षा के बारे में बात करते हो? आज अगर हम लोग देखें पूरे उड़ीसा में, हम लोग देश की बात नहीं करेंगे, वो शायद कोई और करेगा मुझे लगता है, लेकिन अगर हम उड़ीसा की बात करें, हमारे उड़ीसा की स्थिति क्या है? हम कहां पे रहते हैं? हम कौन है? हम दलित क्यों है? हम आदिवासी क्यों है? हम निष्पेषित क्यों है? हमारा जो आज जो हालत है, हमारी जो सामाजिक दशा है वो ऐसा क्यों है? अगर आपकी जो शिक्षा व्यवस्था है, अगर ये सब प्रश्न का उत्तर आपको अगर देने में, अगर वो प्रश्न का जो उत्तर है आपको देने में अगर मदद करती तो मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस प्रोग्राम का जरूरत क्यों पड़ी? एक्चुअली इस प्रोग्राम की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इस प्रोग्राम के द्वारा हम आपके दिमाग में एक एजिटेशन लाना चाहते हैं, हम आपको सोचने के लिए मजबूर करना चाहते हैं कि एवरीथिंग इज नॉट ऑल राइट। हमारा जो पूरा प्रक्रिया है, जो पूरा शिक्षा व्यवस्था है, नॉर्मलाइज कर दिया गया है, उसको हमें कहीं ना कहीं चैलेंज करना होगा। एक्चुअली क्योंकि हम लोग भी स्टूडेंट रहे हैं, इसी मिट्टी में हम लोगों ने पढ़ाई किया है, हमें बहुत नॉर्मल लगता है ये दलित आदिवासियों के अगेंस्ट में एट्रोसिटी होना, दलित आदिवासी स्टूडेंट्स का कोई कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में उनके साथ मतभेद होना, ये हमें कॉमन लगता है। मैं अपने स्टूडेंट बहुत सारे जयपुर से भी कुछ 17-18 स्टूडेंट यहाँ पे आए हैं, उनसे मैं भी ये बोलता रहता हूँ कि इज इट एवरीथिंग ओके विथ यू, कि आपके साथ जो भी हो रहा है क्या वो सही है? अगर वो सही नहीं है तो सही क्यों नहीं है? व्हाई इट इज नॉट ओके? और अगर वो सही नहीं है तो उसको हम कैसे परिवर्तन करें? तो अगर हमारे जहन में अगर वो सवाल पैदा नहीं हो रहा है तो मुझे लगता है कि जो शिक्षा का हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, जो शिक्षा हम लोग पा रहे हैं अपने डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, उसको क्वेश्चन करने की जरूरत है। अगर हमारे जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर हमें वो सही शिक्षा देते तो मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम का भी कोई जरूरत नहीं होता। लेकिन भारत में शिक्षित होना मतलब ब्राह्मणवादी होना। आप जितने भी लोग ग्रेजुएट हो जाओगे, एमए कर लोगे, जो भी कर लोगे, एक्चुअली शिक्षित होना मतलब भारत में, उड़ीसा में खास करके आपका इसका मतलब ये होता है कि आप मनुवादी व्यवस्था में अपने आप को शामिल कर लेना, अपने आप को ब्राह्मणवादी कर लेना, अपना मानसिकता ऐसी बना लेना जिसके तहत आप अपने जो हो रहे दशा के बारे में कभी सवाल ना करना। हमारे इस देश में, इस प्रदेश में बहुत सारे लोग शिक्षित बने, हालांकि संख्या अभी भी हमारा कम है, लेकिन इसके बावजूद भी उड़ीसा में कुछ नहीं हो रहा है।
बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन है लाइक KMT जो इस सवाल को, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है उड़ीसा में जिसको उठा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाने की जरूरत है। तो दोस्तों, हम किस प्रकार की शिक्षा की अपेक्षा रखते हैं? हमें कैसी शिक्षा चाहिए? हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो हमें सवाल खड़े करने में मदद करे। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो हमें खुद को समझने के लिए मजबूर करे। और ये जो शिक्षा है, इसकी जो शुरुआत है, ये आज की नहीं है, ये बुद्ध के समय से चला आ रहा है। एक शिक्षा जो सर ने विवेक से बता रहे थे, श्रमण जो हमारी जो एक इंस्टीट्यूट रही है, जो सोचने का प्रक्रिया रहा है, कहीं ना कहीं हम उस समय से इसकी आभास करते आ रहे हैं। तो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल। हमने बहुत सारे स्कूल में, कॉलेजेस में ये पढ़ा है कि नॉलेज इज पावर। हमने बहुत जगह, इनफैक्ट जब हम भी स्टूडेंट थे तो हम भी लिखा करते थे कि नॉलेज इज पावर। लेकिन ये जो पावर कैसे बनेगा? हाउ वी कैन यूज दिस एजुकेशन नॉलेज टू ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी फॉर गुड, फॉर द बेटर सोसाइटी। इनफैक्ट हम कैसे उसकी मदद ले सकते हैं? अगर आप पूरे इतिहास देखोगे तो हमारे जितने भी बहुजन क्रांतिकारी जो नेत्री या जो हमारे जो नेता है या जो महापुरुष आए हैं, उन्होंने एक काम किया है, शिक्षा को परिवर्तन करने की कोशिश किया है। और आज का जो ब्राह्मणवादी शक्ति है, उनका भी यही प्रयास हो रहा है कि शिक्षा को कैसे दलित, आदिवासी, जो अल्पसंख्यक जो आबादी है, उससे कैसे दूर रखा जाए। आज जितने भी तमाम इंस्टीट्यूट्स में अगर आप देखोगे तो दलित, आदिवासियों, बहुजन के लिए, महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं दरवाजे बंद करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमारी जनता को शिक्षा मिल गया तो ये सवाल खड़े करेंगे। मुझे ये एक बंगाली में एक मूवी है, बंगाल में एक मूवी है, सीमा दीदी को शायद पता होगा, वो बंगाल से थे मतलब हिरन राजा जैसे। तो उसमें राजा बोलता है कि हम लोगों को शिक्षा देंगे, तो उसका जो मंत्री बोलता है, क्या आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना है, आप उनको शिक्षा देंगे? तो राजा हैरान हो जाता है। राजा बोलता है कि आपने क्या बोल दिया? तो उसका जो मंत्री बोला कि आप अगर शिक्षा दोगे तो वो जानेगा, वो पढ़ेगा तो वो जानेगा, और जानेगा तो वो सवाल खड़ा करेगा। अगर सवाल खड़ा करेगा तो आपकी कुर्सी नहीं रहेगी। तो एक्चुअली अभी मुझे ऑडियंस में पूछ रहे थे कि सर आप अपने थोड़े स्पीच में CAA, NPR इन सब के बारे में थोड़ा बताना। एक्चुअली भारत में पिछले दिनों में इस तरह से कानून बदलते जा रहे हैं, हम भी कंफ्यूज है कि क्या सही है क्या गलत है। और जिस देश के एक बड़े तबका को वोट्स का राइट नहीं पता है, उसको CAA, NPR, डिमोनेटाइजेशन, GST के बारे में आप कैसे समझाओगे? तो मुझे लगता है कि आप जो जितने भी तमाम लोग यहाँ पे बैठे हो, आप लोगों का एक जिम्मेदारी होना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं, और ये खाली भारत की बात नहीं है, ये विश्व में जहां पे भी जो नीचे का तबका है, जब भी उन्हें परिवर्तन की बात की है, उन्होंने शिक्षा के ऊपर प्रहार किया है। उन्हें शिक्षा का जो प्रणाली है उसको क्वेश्चन किया है। ये माल्कम एक्स हो या साउथ अफ्रीका में चल रहे ब्लैक मूवमेंट का पिको हो। तो दोस्तों, हमें समझने की जरूरत है कि शिक्षा का महत्व क्या है। अगर आप अपने पॉम्पलेट में पढ़े होंगे, जो KMT का पॉम्पलेट में है, वहां पे बहुत क्लियरली लिखा है कि व्हाट एजुकेशन कैन डू टू योरसेल्फ। सावित्रीबाई फुले का एक बहुत सुंदर कोट है वहां पे। तो दोस्तों, हमें शिक्षा का महत्व को समझना चाहिए। मेरे पास शीट आ चुका है 5 मिनट का, 5 मिनट के अंदर मैं अपना भाषण खत्म करूंगा। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा देना चाहता हूं कि उड़ीसा में कुल 17.83 ग्रेजुएट्स या ग्रेजुएट से ऊपर पढ़े हुए लोग हैं, और उसमें जो हमारी आबादी है जो शेड्यूल कास्ट से है वो महज 1,17,000 है, और आदिवासियों में महज 64,000 है। अगर हम लोग संख्या के हिसाब से अपनी ये जो एजुकेशन की बात देखें तो हमारी संख्या महज बहुत कम है, 2 या 3% हमारे जो उड़ीसा के लोग ग्रेजुएट हैं। अगर ये स्थिति है तो मुझे लगता है कि उड़ीसा के जो तमाम यहाँ पे छात्र छात्राएं मौजूद है, उनकी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। आपकी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप कैसे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और कैसे अपनी शिक्षा के माध्यम से समाज को परिवर्तित करें। और मुझे लगता है कि अगर युवा पीढ़ी चाहेगी तो बेशक इस देश में, इस राज्य में परिवर्तन आ सकती है। तो दोस्तों,
मैं जाते जाते यही बोलना चाहूंगा कि हमारे उड़ीसा में, खास करके पूरे भारतवर्ष में, ये जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व है, जो मनुवादी वर्चस्व है, ये हमारे लोगों को हमेशा शिक्षा से वंचित करने की बात करती आ रही है। अभी अगर इस देश में, इस मुल्क में अगर इस सत्ताधारी पार्टी की बात करें तो उनका भी पहला प्रयास था कि इतिहास बदला जाए। अगर एक इंसान का, हमारे जो दलित आदिवासी बहुजन के जो कल्चर थे, हमारा जो कल्चरल जो एक वैल्यू था, हमारा जो एक सिस्टम था, उसको उन्होंने ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। और आज प्रहार चल रही है शिक्षा के ऊपर। तो ये लोग इतना डरते क्यों है? ये जो ब्राह्मणवादी जो मानसिकता के लोग हैं, उनके पास तमाम धन दौलत है, तमाम उनके पास फौज है, उसके बाद ये लोग डरते क्यों है? ये इस बात से डरते हैं कि कहीं ये जो दलित आदिवासी अल्पसंख्यक निष्पेषित समाज के जो नीचे के पायदान में रहे लोग हैं, अगर ये लोग शिक्षित हो जाए तो उनसे डरना बंद कर देंगे। और ये लोग हमेशा हमें डराना चाहते हैं, हमें हमेशा उनके काबू में रखना चाहते हैं, हमें गुलाम करना चाहते हैं। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपको मानसिक रूप से गुलाम कर दिया जाए तो आप कभी भी इस देश में क्रांति नहीं ला सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का एक ही मकसद होना चाहिए कि कैसे युवाओं के अंदर एक नया न्यू सेंस ऑफ आइडियोलॉजी कैसे उनके अंदर पेनिट्रेट किया जाए, उनके अंदर कैसे एक नई प्रकार की ऊर्जा डाली जाए, ताकि उन ऊर्जा को लेकर वो आने वाले दिनों में अपने समाज में जाके परिवर्तन ला सके। अब मैं ये बात बोलते हुए खत्म करना चाहता हूं अपनी बात कि माननीय घनश्याम कहते थे कि ये आपके साथ भी होने वाला है। आप अगर अपने घर में जाओगे, अपने गांव में जाओगे, अगर बोलोगे कि मम्मी पापा मैंने ये सीखा है, ये गलत है, ये सही नहीं है, तो आपके हो सकता है कि आपके खुद के मम्मी पापा बोले कि अब मेरा बेटा गधा हो गया है, ये बोलेंगे एक्चुअली। और ये भी बोलते हैं उड़िया कहते जितने पढ़ा सकते बड़ा एक्चुअली नहीं, ये ब्राह्मणिकल इडियम से इसको समझने की जरूरत है। ये एक्चुअली ये बताना चाहते हैं कि अगर इंसान पढ़ लेता है तो ये सब चीजें सवाल पूछता है और इसका मतलब वो गधा हो गया है। जितने पढ़ा सिते बड़ा, एक्चुअली का शॉर्ट नीच से एक्चुअली शॉर्ट लिखा है जितने पढ़ा है कि गोढ़ा, हमें जितने पढ़ू है कि हमें इसके बढ़ू। तो बंधु भाई भोई बने मुई ई कथा के दिन एंड करबार चाहूँ समय जेहेतु मोर पास कम अच्छे और खाबार टाइम भी गलाना कि आम जिते बेले हल के छाड़बू 3-4 दिन पर आम कहाँ कहूँ एक्जैक्टली हमारे अंदर क्या होनी चाहिए एक्चुअली। तो मुझे लगता है कि आपके अंदर एक डिस्कंटेंट हो, आपके अंदर एक गुस्सा हो कि मैं दलित हूं, मैं आदिवासी हूं, मुझे सरकार ने और ये व्यवस्था ने ऐसे गुलाम करके रखा है, ये काफी नहीं है। तो काफी क्या होगा? आपके अंदर हाई डिस्कंटेंट होना इज नॉट सफिशिएंट एक्चुअली। व्हाट यू नीड इज थोरो कन्विक्शन। आपके अंदर एक कन्विक्शन होना चाहिए, आपके अंदर इस समाज को परिवर्तन करने के लिए कन्विक्शन होना चाहिए, आपको जुझारू होने की जरूरत है। और माननीय कांशीराम भी ये बात कहते थे, जब बस इस आइडियोलॉजी को, इस विचारधारा को समझ लोगे तो आपके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, आपके अंदर इस समाज के अगेंस्ट में लड़ने के लिए ताकत होना चाहिए। हो सकता है कि लोग आपको गधे कहेंगे, हो सकता है कि लोग आपको उल्लू का पट्टा भी कहेंगे, हो सकता है कि आपको बहुत तरीके से लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके अंदर अगर अम्बेडकरवादी कन्विक्शन है तो मुझे लगता है कि ये सब छोटी चीजें आपके सामने और छोटी पड़ जाएगी। दोस्तों, मैं मेरी भाषण खत्म करना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि आज हम लोग इस देश में काउंटर रिवॉल्यूशन के पीक में है। ये जो शासन प्रणाली है हमें गुलाम देखना चाहती है, हमें फिर से एक बार स्पेसिफिक देखना चाहती है। जो भी छोटा मोटा हमें राइट्स मिला उसको फिर से एक बार तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो हमें, मुझे लगता है खास करके हमारी जिम्मेदारी दुगनी होनी चाहिए और ये सब आपको करना पड़ेगा। आर यू रेडी? हम लोग आपको ट्रैक करेंगे और हम चाहते हैं कि आप सभी लोग लीडर बनो। आप सभी लोगों को नेता बनने की जरूरत है और नेता का मतलब खाली इलेक्शन में वोट मांगना नहीं होता है।
समाज परिवर्तन करने की दिशा में जो निरंतर काम करना पड़ेगा, आपको उसका मसीहा बनने की जरूरत है। आपको ग्रेट मैन बनने की जरूरत है, आपको फेमस मैन बनने की जरूरत नहीं है। हमें एजुकेट होना है, हमें शिक्षित होना है, हमारा मन को आंदोलित करना है और आंदोलित मन को प्रयोग करके हमारे समाज को बांधने की कोशिश करना है और इस समाज में परिवर्तन लाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।